नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। तो पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और मौजूदा लोकसभा सांसद डॉक्टर सुभाष भामरे पिछले 20 दिनों से डेंगू से पीड़ित हैं। पीएम मोदी ने कल शाम डॉक्टर भामरे से बात की और उनका हालचाल जाना। वहीं उन्हें इलाज के लिए वायुसेना के विशेष विमान से बेंगलोर भेजा गया है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और मौजूदा लोकसभा सांसद डॉक्टर सुभाष भामरे पिछले 20 दिनों से डेंगू से पीड़ित हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को बुलेट ट्रेन पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, ताकि बुलेट ट्रेन जल्द से जल्द मुंबई तक पहुंच जाए। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार से या रेल से इसमें कोई देरी नहीं हो रही है। गुजरात सरकार ने पूरा सहयोग किया है और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी इसमें सहयोग करना चाहिए और जल्दी से जल्दी बुलेट ट्रेन मुंबई तक आना चाहिए। क्या अभी सहयोग नहीं मिल रहा है पूरी तरह से? जो ऐसा भी नहीं है, मीटिंग कराएंगे, बाद में पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। उसको लेकर विवाद शुरू। मोदी जी ने 225 ट्रेन कोंकण वासियों के लिए छोड़ी है, उसमें 8 ऐसी ट्रेन हैं। ये जो ट्रेन छोड़ी है ये सरकार का नाम नहीं है, ये राणे जी ने खुद के पैसे से टिकटा निकालकर कोंकण वासियों को कोंकण में भेजने के लिए ये ट्रेन भेजी है और उसको मोदी ट्रेन नाम दिया, ये सरकारी नाम नहीं। मुंबई महानगर पालिका ऐसी पहली महानगर पालिका है जो अपने स्कूलों को कैम्ब्रिज शिक्षण संस्थान से टाई अप कर रही है। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने दी है। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर पर बात करते हुए कहा कि अगर हम कोरोना को लेकर नियमों का पालन करते हैं और सरकार के बनाए गए निर्देशों का पालन करते हैं तो हम तीसरी लहर को रोकने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। वहीं कोरोना के संकट में महाराष्ट्र के उद्योगों को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए इंडस्ट्रियल कोविड टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संतोष मोरे ने। उद्योग मंत्री सुभाष देसाई जी अपने साथ में। सर, आज टास्क फोर्स की एक समिति गठित की गई है, किस प्रकार से समिति रहने वाली है? महाराष्ट्र में कोविड के चलते एक हेल्थ केयर टास्क फोर्स बनाया गया। इसके बाद में एक इंडस्ट्रियल कोविड टास्क फोर्स भी बनाया गया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे साहब ने इसकी शुरुआत की। इसमें हमारे जो ज़िले में जो इंडस्ट्रीज़ की एसोसिएशन है, संघ है, वो और उद्योग ये सदस्य बन गए हैं और उनकी और सरकार के अधिकारी इनकी लगातार बातचीत होती रहती है। कोविड का कंट्रोल कैसा करें, कोविड ज़्यादा नहीं फैले, इसके लिए उद्योगों में आने वाले जो मजदूर है, कारीगर है या दूसरे लोग आते हैं तो उनका भी बचाव होना चाहिए कोविड से। इसके लिए क्या खबरदारी लेनी है, क्या उपाय करने हैं, उनको मार्गदर्शन किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ संतोष मोरे, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुंबई। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार की तीनों पार्टियों में मतभेद नजर आ रही है। महाराष्ट्र के बिजली मंत्री और नागपुर के गार्डियन मिनिस्टर नितिन राउत ने हाल ही में कहा था कि तीसरी लहर आ गई है, जिसके चलते नागपुर में कोरोना को लेकर सख्त नियम किए जाएंगे। तो शिवसेना नेता और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा था कि तीसरी लहर आ गई है। वहीं कांग्रेस के नेता असलम शेख ने भी तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी करने की बात कही है। वहीं कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने भी महाराष्ट्र में तीसरी लहर का खतरा मंडराने की बात कही थी। कोरोना को लेकर इससे पहले महाराष्ट्र के मदद एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार को अपना बयान पीछे लेना पड़ा था। इसलिए महाविकास अघाड़ी के मंत्री चाहे कुछ भी बोले, लेकिन जब तक सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से तीसरी लहर को लेकर अधिकृत बयान नहीं आता है, तब तक इस तरह के मतभेद नजर आते रहेंगे।
वह महाराष्ट्र में तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हाल ही में मंत्री नितिन राउत ने कहा था कि नागपुर में तीसरी लहर आ चुकी है, जिसे लेकर लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि मुंबई के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, अभी तक यहां तीसरी लहर नहीं आई है। हम इसे रोकने के लिए काफी संख्या में वैक्सीन लगा रहे हैं। ही कहा था, आज भी वही मैं कह रही हूँ कि ये बयान मैंने ऐसा कहा था कि जो हमारी थर्ड वेव आने वाली नहीं है, आ चुकी है, वो नागपुर में आई है। जो हमारे आघाड़ी के मंत्री महोदय नितिन राउत जी ने उन्होंने कहा है, ये मैंने कहा था, लेकिन कुछ चैनल ने उसको काट के मुंबई में थर्ड वेव आ गई। गलत है। मुंबई कर डरो मत, अपनी थर्ड वेव अभी तक आई नहीं है, लेकिन आने के लिए हम जो कुछ करते, भीड़ बनाते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइजर नहीं होते, वो करो, जिसमें हम थर्ड वेव को बाहर ही रोक देंगे, उनको आने को ही नहीं देंगे या उनको रोकने का ही करेंगे। वैक्सीन करना है तो हम बल्क में वैक्सीन कर रहे हैं। तो तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए मुंबई में पूरे इंतजाम किए गए हैं। मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर असलम शेख ने कहा कि त्योहारों के चलते लोगों ने कोरोना के नियमों का पालन किया तो शायद फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख अपने साथ में हैं। सर, जिस प्रकार की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो किस प्रकार की तैयारी राज्य सरकार कर रही है? नहीं, तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए मुंबई शहर में हमने जो है वो कोविड हॉस्पिटल्स जो तैयार किए थे, उसमें करीबन 6000 से ज़्यादा पेशेंट्स का हम देखरेख कर सकते हैं। और हमने रिस्ट्रिक्शन भी अगर रिलीज़ किया है तो उसके अंदर भी गाइडलाइंस बहुत कड़क रखे हैं और हम पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं कि आज हमने लगभग सारी चीज़ ओपन करने के बाद भी मुंबई शहर में उतने केसेस नहीं आए जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूरी रखी गई है। कोरोना के साथ साथ मलेरिया की भी अभी परेशानी राज्य सरकार के सामने आ रही है, तो उसको किस प्रकार से देख रहे हैं? नहीं, ये बरसात के मौसम में मलेरिया और डेंगू ये दोनों बीमारियां हर साल आती हैं, तो उसके लिए महानगर पालिका जो है पहले से तैयार होती है। हमारे जो पीसीओ होते हैं वो पर्टिकुलर बिल्डिंग्स में जाके जहाँ जहाँ साइट कंस्ट्रक्शन है वहाँ विजिट भी करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब तक का जो मानसून ख़त्म होने को आया है, जितने केसेस आते थे, कई केसेस में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। जिस प्रकार का अभी त्यौहार आ रहे हैं, बड़े पैमाने में भीड़ आ रही है, तो उसको किस तरह से आप रोकने का प्रयास करने वाले? नहीं, सरकार ने गाइडलाइंस दी हुई है कि जितने भी त्यौहार आएंगे, कितने लोग होंगे, किस तरीके से होगा। और मेरी महाराष्ट्र की जनता से यही अपील है कि सरकार की मदद करे, ताकि आज जो परिस्थिति मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में है, लगभग सारी चीज़ें खुली हुई, लोगों के व्यापार हो रहे हैं, आने वाले दिनों में स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे, वो ध्यान में रख के जो है हमें साथ दे, ताकि हमें फिर से जो है लॉकडाउन की तरफ जाने की। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ संतोष मौर्य, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुंबई। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा है कि आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव के पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय नहीं आता है तो पार्टी इन चुनावों में ओबीसी के उम्मीदवार उतारेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब की उपस्थिति में जो 2019 में 114 विधानसभा चुनाव पार्टी लड़ी थी, वो सभी उम्मीदवार जो विजयी हुए या पराभूत, उनकी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एमपी भी थे, नेता थे, सभी मंत्री थे और 114 विधायकों के उम्मीदवार जो थे उनकी बैठक 60। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर हो रही राजनीति पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे अलग अलग समाजों का सम्मान है, उसी तरह से ब्राह्मणों का भी सम्मान है। विकास का कार्य हमने किया है, मोदी जी का नेतृत्व है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है, उसके भरोसे हम लोग आगे जाएंगे। बाकी तो आज पहला दिन है, आज आप सब पूछ लेंगे तो मैं बाद में आपसे क्या बात करूंगा। देवेंद्र जी एक सवाल है कि 5 राज्यों में चुनाव जो होने जा रहे हैं, एक यूपी में ऐसा समीकरण देखा जा रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन ज्यादा हो रहा है, चाहे वो मायावती हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तो क्या लग रहा है कि यूपी की राजनीति ब्राह्मणों पर ही टिकी है? देखिए, यूपी की राजनीति में अलग अलग समाजों का अपना एक सम्मान है, वैसे ब्राह्मणों का भी सम्मान है।
किंतु मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने वहां काम किया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ओबीसी हो। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने मांग की है कि बिना कोई राजनीति किए महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों को मदद मिलनी चाहिए। राजू शेट्टी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संतोष मोरे ने। शेतकरी नेते राजू शेट्टी अपने साथ में। सर, आज आपकी मुख्यमंत्री के साथ में बैठक हुई, क्या मुद्दे थे? जिस प्रकार का आपका पंचगंगा का आंदोलन बड़े पैमाने में देखा गया, उसके बाद आज आप मुख्यमंत्री से मिले, क्या चर्चा हुई उस सब आंदोलन के लिए? कृष्णा और उनकी छोटे छोटे जो कृष्णा नदी में जो बाढ़ आई थी जुलाई महीने में, उससे बहुत नुकसान हुआ था सांगली और कोल्हापुर ज़िले के किसानों का, आम लोगों का। और उसके बारे में जो राहत का काम है वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, तो इसीलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और ख़ास करके जिन किसानों की फसलें बाढ़ में नष्ट हो चुकी है उनको मुआवजा देना चाहिए, अभी नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आपको आज कुछ आश्वासन दिया है जिस प्रकार की आपने मांगनी की? उन्होंने कहा कि मैंने जो घोषणा की है उससे मैं उसी पे मैं अड़िग हूँ और जल्द ही कैबिनेट में डिसीजन करके शासन निर्णय करूँगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ संतोष मोरे, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुंबई। वहीं मुंबई में आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवी लोगों से मुलाकात की। इस पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मोहन भागवत साहब मुंबई आए और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से मुलाकात करके बातें किया। सिर्फ बातें करने से क्या होगा, मैं श्री मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूं कि किसान महापंचायत जो हुई अभी, उसमें किसानों ने, उसने वहां पर हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर, तमाम किसानों ने मिलकर हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया उसको? जिस तरह से पार्टीशन के बाद बंगाल के अंदर नारे लगे थे हिंदू मुस्लिम की एकता के, उसी तरह नारे लगे, लेकिन मीडिया ने कहीं उसको दिखाया नहीं। मैं आपसे कहना, उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास से बरामद विस्फोटक केस से जुड़े मनसुख हिरेन हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि मनसुख की हत्या बर्खास्त एपीए सचिन वाजे के इशारे पर सिर्फ 11 मिनट के अंदर अंजाम दी गई थी। तो उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास से बरामद विस्फोटक केस से जुड़े मनसुख हिरेन हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गणेश उत्सव को देखते हुए बृहन मुंबई नगर पालिका की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। नए दिशा निर्देश में बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि राज्य में कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए गणेश चतुर्थी का त्योहार सादगी के साथ मनाएं। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए नागपुर में 3 दिन बाद सख्त प्रतिबंध लगाने की बात मंत्री नितिन राउत ने की थी। राउत के इस बयान के बाद नागपुर के व्यापारियों में नाराजगी नजर आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि इस प्रतिबंधक से व्यापारी सहमत नहीं है। पालक मंत्री और सरकार ने फिर एक बार सख्त प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच विचार करना चाहिए। राउत जल्द ही इस मामले को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट से मीटिंग करेंगे। हमारे हिसाब से जो राहुल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही गलत है। कारण है कि वैसे ही हम लोग व्यापारी दो साल से परेशान हैं और अभी मैं नहीं समझता कि लॉकडाउन की किसी भी प्रकार की अभी कोई ज़रूरत है। जो निर्णय लिया जा रहा है सरकार की ओर से बहुत गलत है। इसमें हम लोग, हमारा कोई व्यापारी इससे सहमत नहीं है, क्योंकि 4 बजे तक अगर आप दुकान चालू रखेंगे तो हम लोग कोई व्यापारी 12-1 बजे के बाद कस्टमर निकलता है, 1-2 घंटे में हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद आप सैटरडे संडे बंद करेंगे
तो डंपिंग ग्राउंड की समस्या से जूझ रही मुंबई को इससे निजात दिलाने के लिए बीएमसी ने योजना बनाई है और इसके लिए बीएमसी ने मुंबई के सभी 24 वार्डों में कचरा प्रोसेस सेंटर बनाने की योजना बनाई है। इससे सोसाइटियों से निकलने वाले कचरे को डंपिंग ग्राउंड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बीएमसी का खर्च भी बचेगा। आपको बता दें कि इसी योजना के तहत अंधेरी पश्चिम में 33 मीट्रिक टन कचरे को प्रोसेस करने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यह जानकारी घन कचरा व्यवस्थापन उपायुक्त संगीता हसनाले ने दी है। हसनाले ने बताया कि मुंबई को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए बीएमसी ने कई उपक्रम शुरू किए हैं। अब कचरे से बिजली उत्पादन जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और इस बीच जलगांव से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। अमलनेर तहसील के सतरी की रहने वाली 13 वर्षीय बच्ची आरुषि सुरेश भेल की तबीयत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते वक्त बाढ़ के कारण आधे रास्ते में बच्ची ने दम तोड़ दिया। आरुषि की मौत के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। वह गोंदिया जिले के आमगांव के पास बाग नदी में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई है। दरअसल 7 सितंबर को काली माटी निवासी 7 युवक नदी में नहाने गए थे। वहीं 4 युवक नदी के तेज बहाव में बह गए। मौके पर पहुंची राहत और बचाव कार्य की टीम ने 3 युवकों के शव नदी से बाहर निकाल लिए हैं। वहीं एक युवक के शव की तलाश अभी भी जारी है। वह बुल्ढाना जिले में भारी बारिश के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से हर जगह पानी भर गया है। वहीं बारिश की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है और कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। मानेगांव में पुल से 5 फीट पानी बह रहा है। इसके चलते यातायात बाधित हो गया है। वह कोरोना की तीसरी लहर को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार की तीनों पार्टियों में मतभेद नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के बिजली मंत्री और नागपुर के गार्डियन मिनिस्टर नितिन राउत ने हाल ही में कहा था कि तीसरी लहर आ गई है, जिसके चलते नागपुर में कोरोना को लेकर सख्त नियम किए जाएंगे। तो शिवसेना नेता और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि तीसरी लहर आ गई है। वहीं कांग्रेस के नेता असलम शेख ने भी तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी करने की बात कही है। तो कोरोना को लेकर इससे पहले महाराष्ट्र के मदद एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार को अपना बयान पीछे लेना पड़ा था और इसलिए महाविकास अघाड़ी के मंत्री चाहे जो भी कुछ बोल लें, लेकिन जब तक सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से तीसरी लहर को लेकर अधिकृत बयान नहीं आता है, तब तक इस तरह के मतभेद नजर आते रहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं में मतभेद नजर आ रहे हैं। इससे यह दिखाई देता है कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं में कोऑर्डिनेशन की कमी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाली तीसरी लहर में महाराष्ट्र के लोगों को कहीं पहले लहर जैसा नुकसान ना उठाना पड़े, ऐसी आशंका नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज तिवारी के साथ ओमकार कातुरे, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। वो एक्टर अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का बुधवार को 77 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मां के निधन की जानकारी अक्षय ने खुद सोशल मीडिया पर दी। अक्षय ने लिखा कि वे मेरी रीढ़ थी, आज मैं अपने भीतर असहनीय दर्द महसूस कर रहा हूं। मेरी मां अरुणा भाटिया आज सुबह सुकून से इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में मेरे पिता के साथ फिर से मिल गई हैं। मैं आपकी प्रार्थनाओं का सम्मान करता हूं। ओम शांति। वहीं अक्षय के फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स अंतिम संस्कार में शामिल हुए। रोहित शेट्टी, रितेश देशमुख, साजिद खान, रमेश तौरानी समेत कई सेलेब्स भी वहां मौजूद पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। कॉमेडियन भारती सिंह वैसे तो अपने कॉमेडी वाले अंदाज को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहती हैं, लेकिन इन दिनों अपनी वेट लॉस जर्नी को लेकर लाइमलाइट में हैं। इस बात का खुलासा खुद भारती सिंह ने द कपिल शर्मा शो के दौरान किया है। साथ ही वह उनकी ताज़ा तस्वीरें भी इस बात की गवाह है कि भारती में पहले से काफ़ी बदलाव आ गया है। अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर भारती काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं। आपको बता दें कि वेट लॉस जर्नी में भारती ने किसी भी स्पेशल बाइट की बजाय इंटरमीडिएट फास्ट को चुना है। जो भारती पहले 91 किलो की थी, अब ये 76 किलो की रह गई हैं। सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 29.22 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 58,250.26 और निफ्टी 8.60
अंकों की गिरावट के साथ 17,353.50 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स पर आज सभी बैंकिंग शेयरों में खरीदारी रही, जबकि निफ्टी के बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक को छोड़ अन्य सभी सेक्टर्स के इंडेक्स में गिरावट रही। सबसे अधिक 0.82% की तेजी आज निफ्टी बैंक में रही, जबकि निफ्टी आईटी में आज सबसे अधिक 0.78% की गिरावट रही। सेंसेक्स पर आज 15 और निफ्टी पर 28 स्टॉक्स मजबूत हुए हैं। कोटक बैंक में आज करीब 3% की तेजी रही। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।